हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का थर्ड चैप्टर पार्टीज़ टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने बोला था एक वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए मनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चाहे वो वीरर हो या ऑन डिमांड हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। उसकी हमने टाइप्स कर रही हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट हो सकते हैं, चेक हो सकते हैं, वेरियस टाइप की थी। अब उन जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उनमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ हैं। हमें पता है कि मेनली 3 पार्टीज़ होती हैं, लेकिन जो पार्टीज़ हैं आगे बढ़ सकती हैं। कैसे? सबसे पहली पार्टी है द ड्रॉयर, जो पर्सन बिल को ड्रॉ करता है, लिखता है, उसको हम बोलते हैं द ड्रॉयर। सेकेंड है द ड्रॉई, द पार्टी ऑन होम सच बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है, हु इज़ डायरेक्टेड टू पे, जिसको कहा गया है कि तुमने ये पेमेंट करनी है, उसको बोला गया है ड्रॉई। थर्ड है द एक्सेप्टर, द पर्सन हु एक्सेप्ट करता है उस बिल को कि ठीक है मैं ये पेमेंट कर दूंगा। नॉर्मली जो ड्रॉई होता है वो ही एक्सेप्टर होता है, बट स्ट्रेंजर है वो भी उसके बिहाफ पे बिल है जो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अदरवाइज ड्रॉई ही क्या बन जाता है? एक्सेप्टर, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। फोर्थ पार्टी है द पेई, जिसको पेमेंट एक्चुअल में रिसीव करनी है। द पर्सन टू होम द अमाउंट ऑफ द बिल इज पेबल इज कॉल्ड द पेई। नेक्स्ट पार्टी है इंडोर्सर, व्हेन द होल्डर ट्रांसफर और इंडोर्सिस, आगे बंदे को ट्रांसफर कर देता है उस इंस्ट्रूमेंट को किसी को, तो दैट इज कॉल्ड इंडोर्सर। तो जो पेई है वो क्या हो सकता है? इंडोर्सर हो सकता है, आगे बिल को जो वो इंडोर्स कर सकता है। द इंडोर्सी, द पर्सन टू होम द बिल इज इंडोर्स, जो रिसीव करता है ट्रांसफर करके बिल, दैट इज कॉल्ड इंडोर्सी। द होल्डर, होल्डर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स एनी पर्सन हु इज लीगली इंटाइटल है उस बिल को अपनी पोजेशन में रखने के लिए और उस मनी को रिसीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द होल्डर। ही इज आइदर द पेई हो सकता है बंदा, क्योंकि उसके पास है बिल पेमेंट लेने के लिए। इंडोर्सी हो सकता है, जिसने इंडोर्समेंट के बाद रिसीव कर लिया, उसको भी हम होल्डर बोलेंगे। द फाइंडर ऑफ ए लॉस्ट बिल पेबल टू द बीरर और ए पर्सन इज रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ए होल्डर। कहता है एक बंदे को जिसको गुमा हुआ किसी का बिल मिला है, लेकिन वो बीरर है, बीरर मतलब कोई भी बंदा जिसके पास है वो पेमेंट ले सकता है, तो वो होल्डर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है उस पेमेंट को लेने की। हमने बोला होल्डर कौन है? वो बंदा जिसकी पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरा वो लाइबल है लीगली उस पेमेंट को रिसीव करने के लिए, उसको हम होल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, द ड्रॉयर ऑफ ए बिल और इवन एन इंडोर्सर में राइट इन द इंस्ट्रूमेंट द नेम ऑफ ए पर्सन डायरेक्टिंग द होल्डर टू रिसोर्ट टू सच पर्सन इन द केस ऑफ नीड। तो वो लिख सकते हैं कि अगर ये बंदा उस टाइम पे अवेलेबल ना हो तो इस बंदे को ज़रूरत के टाइम पे एज ए ड्रॉई मानना जा सकता है, तो उसको कहा जाएगा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। सच ए पर्सन इज कॉल्ड अ ड्रॉई इन केस ऑफ need. The bill cannot be presented to him for acceptance but only for payment. acceptance के लिए ड्राई इन नीड के पास नहीं भेजा सकता, सिर्फ पेमेंट के लिए उसके पास बिल आ सकता है। इट मीन्स जो एक्चुअल ड्राई है उसके अलावा कोई और बंदे का नाम लिख दिया गया कि अगर मैं नहीं दूंगा तो वो बंदा ड्राई है, इन केस ऑफ नीड माना जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ड्राई इन केस ऑफ नीड। नेक्स्ट है acceptor for honor, any person may voluntarily become a party to a bill as an acceptor by accepting it for the honor of the drawer or of any person। जब कोई बंदा अलग से कोई स्ट्रेंजर ऑफ द बिल जो है वो पार्टी बन जाए बिल की और एक्सेप्ट कर ले, ताकि वो ड्रॉयर को ऑनर कर सके या ड्रॉई को ऑनर कर सके या पेई जो है उसको ऑनर कर सके, उसके लिए तो रिफ्यूज़ कर दे कोई पार्टी और उसके बदले में वो खुद गारंटी ले ले कि मैं इसकी पेमेंट करूँगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर फॉर ऑनर। सामने वाले की बात रखने के लिए, उसका मान रखने के लिए उस बंदे ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो ये थी पार्टीज बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले इसलिए डिस्कस किया क्योंकि सारी पार्टी मेनली जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में कवर होगी। इसके बाद जब आप आगे प्रॉमिसरी नोट या चेक करोगे तो वो सेम पार्टीज हैं जो रिपीट होती जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में बनती हैं। नेक्स्ट है पार्टीज टू ए प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज हैं? मेकर ऑफ द बिल है, जो नोट है, जो प्रॉमिसरी नोट है जो लिखता है। द पेई, द पर्सन नेम्ड इन द प्रॉमिसरी नोट, जिसको पेमेंट दी जानी है, पेएबल है। द होल्डर, ही में आइदर द पेई हो सकता है और समवन एल्स हो सकता है, अगर उसने किसी को इंडोर्स कर दिया तो होल्डर कोई भी हो सकता है।
फोर्थ एंड फिफ्थ, द इंडोर्सर एंड इंडोर्सी सेम है जो बिल में डिस्कस किया है। इंडोर्सर जिस बंदे ने बिल को इंडोर्स ट्रांसफर किया है आगे, इंडोर्सी जिसने उसको रिसीव किया है आगे प्रोमिसरी नोट को। नेक्स्ट है पार्टी टू ए चेक। चेक को पार्टीज कितनी हो सकती हैं? जनरली दो पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉयर होता है, एक ड्रॉई होता है। ड्रॉयर है पर्सन जो ड्रॉ करता है, चेक लिखता है। ड्रॉई है जिस बैंकर हो सकता है जिसको कहा गया है पेमेंट देने के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉई। और जो हमारी है होल्डर है वो कोई भी हो सकता है, होल्डर इंडोर्सर हो सकता है और पेई हो सकता है, जहाँ होल्डर इंडोर्सी हो सकता है। तो कोई भी पार्टी है उसको होल्डर बोला जा सकता है जो जिसकी पोजेशन में बिल है और जो लीगली बाउंड है उस पेमेंट को लेने के लिए, उसको हो सकता है। और इंडोर्सर सेम रहेगा, इंडोर्सी सेम रहेगा, होल्डर सेम रहेगा, वो सेम हम पर जो कवर कर चुके हैं। तो इसमें भी उतनी ही पार्टीज हैं जो बनेंगी। इसके बाद होल्डर को अच्छे से डिफाइन किया है कि क्या है। होल्डर सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। होल्डर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट जो उसकी या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जिस बंदे की पोजेशन में है लीगली, एंड वो लीगली रिकवर कर सकता है उस अमाउंट को जितनी उस पर लीगी है उस पार्टी से, तो दैट इज कॉल्ड holder. A holder must therefore have the possession of the instrument and also the right to recover the money in his own name. तभी उसको होल्डर बोला जाएगा। Thus a person who though in possession of the instrument है बट उसके पास राइट नहीं है मनी रिकवर करने का, तो उसको हम होल्डर नहीं बोलेंगे, जैसे हमने फाइंडर ऑफ द बिल को बोला था। नो पर्सन अदर देन ए होल्डर कैन स्यू अपॉन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए स्यू कौन कर सकता है? होल्डर कर सकता है। होल्डर इज इंटाइटल्ड टू नेगोशिएट, अगेन ही इज ओनली द पर्सन इंटाइटल्ड टू गिव वैलिड डिस्चार्ज है, जो उसको डिस्चार्ज भी पार्टीज को सिर्फ एक होल्डर ही कर सकता है क्योंकि वो लीगली पार्टी है। ही इज द चीफ पर्सन टू हुम ऑल अदर पार्टीज हैं जो लायबल हैं उस बिल के लिए, वो मेन बंदा है होल्डर। एक कंसेप्ट है बेटा होल्डर इन ड्यू कोर्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है और कई बार डिफरेंस पूछता है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है। द होल्डर इन ड्यू कोर्स इन ए पर्सन हु हैज obtained द पोजेशन ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन इन गुड फेथ विदाउट एनी नोटिस ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he has टेकन इट। एक बंदा जिस बंदे ने उस बिल को, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चाहे प्रोमिसरी नोट है, चेक को, उसको रिसीव किया है गुड फेथ में, एक अच्छी कंसिडरेशन के लिए, उसके लिए उसने कोई कंसिडरेशन भी पे की है गुड फेथ में, और उसको ये नहीं पता कि ये बिल है सामने वाली पार्टी के पास इसका टाइटल नहीं है या ये डिफेक्टिव है। मान लो कि एक पार्टी है जिसको वो बिल मिला था उस बंदे को कहीं से गुमा हुआ बिल मिला, तो वो आगे किसी बंदे को दे देता है, वो बिल ट्रांसफ़र कर देता है, और सामने वाली पार्टी जिसको ट्रांसफ़र किया है वो बंदे ने उसके लिए कोई कंसिडरेशन भी इस पार्टी को पे किया जिसको बिल मिला था, तो सामने वाली पार्टी को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे, क्योंकि वो होल्डर तो बना नहीं, क्योंकि उसके पास वैसे अथॉरिटी नहीं है राइट पेमेंट रिसीव करने का, लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्योंकि उसको नहीं पता कि इसका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है, उसने गुड फेथ में कंसिडरेशन के लिए उसको रिसीव किया है। दो तरह का हो सकता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक है बीरर इंस्ट्रूमेंट के केस में। द होल्डर इन ड्यू कोर्स इन केस ऑफ ए बीरर इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए पर्सन who has acquired its possession for consideration before the amount mentioned in it became payable। तो एक बंदा जो है उसको जो जितनी अमाउंट उसमें मेंशन की गई है उस डेट से पहले उस बंदे की पोजेशन में होना चाहिए, तो बीरर इंस्ट्रूमेंट, तो उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। सेकेंड है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। द होल्डर इन ड्यू कोर्स इन केस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर मीन्स ए पर्सन हु बिकेम द पेई और इंडोर्सी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द अमाउंट मेंशन इट बिकेम पेबल। पेबल डेट से पहले उसमें जो है बंदा उसको रिसीव हो गया हो तभी माना जाएगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब उसकी डेट आने पे या उसकी डेट निकलने के बाद वो उसको रिसीव ना हुआ हो। असेंशियल्स ऑफ ए पर्सन क्लेमिंग टू एक होल्डर बनने के लिए क्या क्या है? द पर्सन मस्ट हैव एक्वायर्ड द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए उसने रिसीव किया हो। दूसरा, द पर्सन मस्ट हैव ऑब्टेन द पोजेशन बिफोर द अमाउंट मेंशन, डेट की गई है उससे पहले रिसीव किया हो उसने। थर्ड, द पर्सन हैज़ टेकन द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ लिया है विदाउट द नॉलेज के वो डिफेक्टिव है बिल उसका टाइटल। फोर्थ, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी कंप्लीट ऑन द फेस ऑफ इट, कंप्लीट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में, कोई कमी स्टैंपिंग की, साइन की, किस डेट की, किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए जो उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है, तो उन केसेस में माना जाएगा कि दैट पर्सन इज होल्डर इन ड्यू कोर्स।
नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, ही मस्ट बी ए होल्डर होना चाहिए क्योंकि उसकी पोजेशन में होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ओन नेम अंडर ए लीगल टाइटल एंड रिकवर द अमाउंट देयर फ्रॉम द पार्टीज जो बनती हैं। सेकेंड, ही मस्ट बी ए होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसके लिए उसने ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे की हो। कंसिडरेशन हाउएवर नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी हो ये नहीं जरूरी है कि वो उतनी ही होनी चाहिए। A donee who acquires title to the instrument by of gift is not a holder in due course for want of consideration. Although holder वो है लेकिन holder in due course नहीं है क्योंकि उसने कोई consideration नहीं पे की अगर उसने गिफ्ट रिसीव किया है। ठीक है जी, तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस है। तो जिस बंदे ने कंसिडरेशन पे की है उसी बंदे को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स मानेंगे। नेक्स्ट है, ही मस्ट हैव बिकम होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मेच्योरिटी, उसकी मेच्योरिटी डेट आने से पहले होल्डर के पास उसकी पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ही मस्ट टेक द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट एंड रेगुलर ऑन द फेस ऑफ इट, जो उसने इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है वो हर तरह से कंप्लीट है, थॉरली उसको उसने चेक कर दिया है, उसमें कोई मटेरियल अल्टरेशन वो नहीं कर सकता, तो माना जाएगा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। नेक्स्ट, ही मस्ट हैव बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स इन गुड फेथ विदाउट हैविंग सफिशिएंट नॉलेज कि उस चीज़ में डिफेक्ट है, तो वो उसको कंडीशंस हैं जो उसको फुलफिल कर लेना चाहिए, उसको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि मुझे इसके बारे में देख के भी पता नहीं चल सका कि ये जो बिल है वो डिफेक्टिव है। मान लीजिए कि एक बंदे को जो बिल मिला है वो टुकड़े टुकड़े फॉर्म में उसको पेस्ट किया गया है सेलो टेप से, तो वो उसको डाउट करना चाहिए था उस चीज़ पे कि ये बिल हो सकता है कोई इसको कहीं से फेंका हुआ या गुमा हुआ किसी से मिला है, तो उस पे उसको डाउट क्रिएट करना चाहिए था। अगर वो उसके बारे में इंक्वायर नहीं करता तो नहीं मानना जाएगा कि उसने गुड फेथ में रिसीव किया है, क्योंकि उसकी हालत ही बिल की ऐसी है कि लगता है कि कहीं से गुमा हुआ फटा हुआ बिल उसको मिला हो सकता है, तो तब नहीं मानना जाएगा। तो उसको इंक्वायर करना पड़ेगा कि सही में इसका बिल है, कहीं इसका बिल मशीन में कपड़ों में धोया जा चुका है या इसका बिल बच्चे ने किसी के घर में फाड़ दिया, तो उसको इनको इंक्वायर करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में वो बिल सही बिल है भी है या नहीं, तभी माना जाएगा कि उसने गुड फेथ में बिल रिसीव किया है और उसको नहीं पता कि टाइटल है जो उसका डिफेक्टिव था या नहीं। तो ये थी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं एक होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए। इसके बाद बेटा आपके पास है प्रिविलेजेस ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उस बंदे को क्या क्या प्रिविलेजेस हैं या राइट्स अवेलेबल हैं। द होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्वायर्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ही गेट्स दिस पोजीशन बिकॉज ऑफ सर्टन एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस विच द लॉ है जो उसने दी हैं एक बंदे को। द प्रिविलेजेस जो हैं उसमें फर्स्ट है प्रिजम्पशंस। सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग द फर्स्ट प्रिविलेजेस ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स इज दैट एवरी होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग हिज टाइटल डज नॉट लाई ऑन हिम, ही कैन फाइल ए सूट इन हिज ओन नेम अगेंस्ट द पार्टीज लायबल टू पे। जिन पार्टीज ने पे करना है उन्होंने देखना है कि बंदा होल्डर बन रहा है या होल्डर इन ड्यू कोर्स बन रहा है, उसने खुद नहीं बताना कि मैं होल्डर हूँ या होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ। तो जो पेई पार्टी है उसने चेक करना है कि बंदा होल्डर बनता है या होल्डर इन ड्यू केस बनता है, ये प्रिजम्पशन है। सेकंड, इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स। इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। An inchoate instrument is, if properly stamped, is valid if it is subsequently comes into the hands of a holder in due course. A holder in due course can fill in an inchoate stamped instrument। जो बंदा मतलब कुछ खाली छोड़ा गया है जिसमें डेट नहीं लिखी गई या प्लेस नहीं लिखा गया या टाइम नहीं लिखा गया तो वो इनकोएट होता है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट अगर स्टैम्प्ड हो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि उसको वो फिल कर सकता है। थर्ड है लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज। जो प्रायर पार्टीज हैं उनकी क्या लाइबिलिटीज हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स से पहले। एवरी प्रायर पार्टी टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल टू ए होल्डर इन ड्यू कोर्स अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली। जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक सारी पार्टीज हैं जो वो क्या हैं लाइबल हैं उसको पे करने के लिए। फिक्टिशियस ड्रॉयर और पेई। The acceptor of a bill of exchange cannot plead against a holder in due course that bill is drawn is a fictitious name पे अगर किया गया है the acceptor is liable on the bill of the bill on for the holder। चाहे उस पे जो फिक्टिशियस बंदे के ऊपर वो लिखा गया हो या पेई फिक्टिशियस हो उसका या ड्रायर फिक्टिशियस निकले तो पेमेंट है जो उनको पे करनी पड़ेगी। नो इफेक्ट ऑफ कंडीशनल डिलीवरी। नो इफेक्ट ऑफ कंडीशनल डिलीवरी क्या है कि जब भी कोई बिल है जो वो नहीं डिलीवर हो पाता, ठीक है, नॉट डिलीवर्ड,
where a bill or note delivered conditionally is negotiated to a holder in due course, the other parties to the instrument cannot escape the liability कि जो बिल है वो कंडीशनल है। तो उसके लिए अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के साथ कंडीशनली डिलीवर किया गया था तो बाकी पार्टीज हैं उस बात से अपनी लायबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकती कि इसमें कंडीशन लगाई गई है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट क्योर्ड ऑफ ऑल डिफेक्ट्स। ए होल्डर इन ड्यू कोर्स सर्व्ड एज ए चैनल टू प्रोटेक्ट ऑल द सब्सिक्वेंट होल्डर्स। वंस ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पासिस थ्रू द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया तो उसके हाथों से गुजर गया तो उसके सारे डिफेक्ट खत्म हो जाते हैं। एनी बॉडी हु टेक्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टीज, जितनी भी हैं उनसे पेमेंट ले सकता है। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स से आगे चेक इंडोर्स हो जाता है, जब बिल इंडोर्स हो जाता है तो उस केस में सारी पार्टीज हैं जो वो पेमेंट करने के लिए लायबल मानी जाती हैं और माना जाता है बिल है वो सारे डिफेक्ट से फ्री है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट obtained by unlawful means or for unlawful consideration. The person liable on an instrument cannot plead against the holder in due course that the instrument has been lost or was obtained by means of an offense or fraud or of any unlawful consideration. चाहे सामने वाली पार्टी जो है उसने बिल है जो धोखे से लिया हो, गुमा हुआ बिल उसको मिला हो, उसने चोरी किया हो बिल, तो उसके लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने गुड फेथ में अगर उस बिल को रिसीव किया है, मतलब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स की सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं। नेक्स्ट है स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नो मेकर ऑफ ए नोट एंड नो ड्रायर ऑफ ए बिल ऑफ चेंज चेक एंड एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ चेंज डिनाई नहीं कर सकता कि ऑनर ऑफ बिल करने के लिए कि ये जो बिल है वो हमारी परमिशन के बिना लिया गया था, तो उसके लिए वो डिनाई नहीं कर सकता होल्डर इन ड्यू कोर्स को कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो ओरिजिनल नहीं है, उसकी पेमेंट है जो नहीं की जा सकती। ये ऑप्शंस हैं जो प्रिविलेजेस हैं वो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स को रिसीव्ड हैं। दो और दे रखी हैं। फर्स्ट है, नेक्स्ट है 9th, स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ द पेई टू इंडोर्स। तो कहता है इसके अगेंस्ट भी डिनाई कर सकता है कि जो पेई है वो इंडोर्स नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। द मेकर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट और द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ चेंजेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिनाइंग अगेंस्ट ए होल्डर इन ड्यू कोर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द पेई एंड हिज कैपेसिटी टू इंडोर्स। तो वो इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकते कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को जो बंदा इंडोर्सी है या जो बंदा पेई है उसके पास अथॉरिटी नहीं थी उसको इंडोर्स करने की, आगे देने की। नेक्स्ट है स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग सिग्नेचर और कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टीज। इंडोर्सर ऑफ ए बिल इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग के जो पहले वाली पार्टीज हैं उनके साइन है जो वो जेन्युइन नहीं है, इनके लिए भी कोई भी बंदा डिनाई है जो नहीं कर सकता जब बिल होल्डर इन ड्यू कोर्स के हैंड में आ गया। तो ये कुछ प्रिविलेजेस राइट्स हैं जो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को अवेलेबल है। इसके बाद डिफरेंस दे रखा है, इंपॉर्टेंट है बहुत, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है। तो होल्डर और होल्डर ड्यू कोर्स में है, होल्डर मीन्स एनी पर्सन जो इंटाइटल इन हिज ओन नेम, उसकी पोजेशन में है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड उसके पास लीगली राइट है कि वो उसकी अमाउंट रिकवर कर सकता है। दूसरी ओर होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑन द अदर हैंड मीन्स ए होल्डर who takes the instrument in good faith for consideration before it is overdue and maturity आई हो और without any notice of के डिफेक्ट उसके टाइटल में है, तो उस बंदे को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं। कंसिडरेशन की बात आई, ए पर्सन हु क्लेम्स टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट शो दैट कि उसने कंसिडरेशन पे की है, उसके लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रूव करना पड़ेगा। हाउएवर कंसिडरेशन मे नॉट पास फ्रॉम होल्डर, जो इंस्ट्रूमेंट का है जरूरी नहीं है चेक करना कि उसने कंसिडरेशन पे की है या नहीं की है। थर्ड है टाइटल, होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट एक्वायर ए बेटर टाइटल देन नॉट दैट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम ही एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट। इट मीन्स कि होल्डर के पास उससे अच्छा टाइटल नहीं आ सकता जो प्रीवियस पार्टी जिसने उसको दिया है। फॉर एग्जाम्पल बिल इंडोर्स हुआ है, अगर सी बंदा जो जिसके पास बिल था जिसने इंडोर्स किया है डी को, वो खुद ही उसने चोरी का बिल उसके पास था, तो वो बिल है जो उसका टाइटल है जो अगर होल्डर को आगे उसने दिया है तो उस केस में वो नहीं माना जाएगा कि गुड टाइटल उसने ट्रांसफ़र किया है। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास बिल अगर पीछे से डिफेक्टिव आया है और उसको वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है तो टाइटल है वो नहीं माना जाएगा कि डिफेक्टिव है, तो वैलिड बिल है जो वो माना जाएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने से बेटर टाइटल आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन
sue ऑल प्रायर पार्टीज जितनी भी हैं उन सबको जो है इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर उसकी पेमेंट नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होता तो केस कर सकता है, स्यू कर सकता है। वेयर एज जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का वो अगेंस्ट द पर्सन हु हैज साइंड इट एंड ऑल्सो अगेंस्ट द ट्रांसफर, जिससे उसको ट्रांसफर हुआ है बिल उसको कर सकता है क्लेम, या फिर ड्रॉयर ऑफ द बिल जिसके ऊपर लिखा गया है, जिसने बिल लिखा है उसको क्लेम कर सकता है। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने से पहले सारी पार्टीज में से किसी को भी स्यू कर सकता है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी। ए पर्सन विल बी ए होल्डर इन ड्यू कोर्स ओनली जब उसके पास बिल जो है मैच्योरिटी से पहले रिसीव हो जाए, जब उसकी मैच्योरिटी डेट आनी है। बट ए होल्डर में एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट इवन आफ्टर जो पेमेंट है उसकी ड्यू होगी उसके बाद भी रिसीव उसको बिल हो सकता है, तब भी उसको होल्डर माना जाएगा अगर मैच्योरिटी डेट के बाद उसको बिल रिसीव होता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसके बाद एक टॉपिक दिया है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन हो सकता है, कौन बिल बना सकता है, कौन बंदे, ये सारा हमारा जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के चैप्टर में किया था वही सारा है। दैट इज माइनर पर्सन है जो उसके साथ इंसॉल्वेंट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पार्टनर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट है, हिंदू जॉइंट फैमिली, कॉरपोरेशन, एजेंट है जो वो बंदा उसके बिहाफ पे कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और लीगल जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है किसी बंदे का, मान लो डेथ हो गई है उसकी, जो मिसहैपनिंग उसके साथ होगी है तो उसका जो लीगल हायर है वो भी जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लायबिलिटीज क्या क्या है पार्टीज की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। लायबिलिटी ऑफ ड्रॉयर क्या है, द ड्रॉयर ऑफ ए बिल एक्सचेंज और चेक इज बाउंड इन केस ऑफ डिसऑनर बाय द ड्राई और एक्सेप्टर देयर ऑफ टू कंपनसेट द होल्डर प्रोवाइडेड ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर हैज बीन गिवन टू ए रिसीव्ड बाय हिम। तो कहता क्या है, जो ड्रायर जिसने बिल लिखा था, ड्रॉई को उसने कहा था पेमेंट देने के लिए और एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया था उस बिल को, तो वो लायबल है पेई को पेमेंट देने के लिए। अगर मुकर जाता है ड्रॉई या एक्सेप्टर जो है पेमेंट देने के लिए और डिसऑनर का नोटिस अगर ड्रॉयर को दिया जाता है तो ड्रॉयर की लायबिलिटी बनती है पेमेंट करने की पेई को। सेकंड है लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ चेक। चेक के केस में जो ड्रॉई ऑफ चेक है, द ड्रॉई ऑफ ए चेक इज ऑलवेज ए बैंकर है। किस पे लिखा जाता है हमेशा, चेक बैंकर पे। द बैंकर मस्ट ऑनर द चेक ऑफ द ड्रायर प्रोवाइडेड ही हैज इन हिज हैंड्स सफिशिएंट फंड्स। अगर ड्रायर के पास हैं तो ड्रॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी बनती है उसको पे करने की। इफ बैंकर रिफ्यूज कर देता है पेमेंट करने के लिए विदाउट सफिशिएंट कॉज तो मस्ट कंपनसेट द ड्रायर फॉर एनी लॉस। अगर उसको इस डिफॉल्ट के कारण हुआ है ड्रायर को तो उसको भी उसको पे तो करना ही करना है पेई को। चेक बैंक के पास जब आ गया, अगर बैंक नहीं पे करता सफिशिएंट फंड होने के बावजूद, वैलिड रीजन नहीं है उसको वापस करने का, पेमेंट को ना देने का चेक को, तो फिर जो ड्रॉयर है वो भी उसकी लायबिलिटी बन गई। ड्रॉयर भी डिफॉल्ट के लिए उसको क्लेम कर सकता है। थर्ड है लायबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ नोट और एक्सेप्टर ऑफ बिल। द मेकर और ए प्रोमिसरी नोट इज ए साउंड बाउंड टू पे द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द पेरेंट टेन्योर ऑफ द जो नोट है। एज सून एज उसने साइन कर दिया बिल को तो वो लाइबल हो गया कि पेई को वो पे करेगा। ही इज द डेटर एंड हिज लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। लाइबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द मेकर। जो एक्सेप्टर है उसकी भी लाइबिलिटी है। एज सून उसने एक्सेप्ट कर लिया उस बिल को, एक्सेप्टर बन गया तो उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी है कि बिल की पेमेंट है जो वो मेच्योरिटी पे उसको करेगा। एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी इंडोर्स इज नॉट रिलीव्ड फ्रॉम लाइबिलिटी। अगर उसने जो एक्सेप्टर है उसने आगे बिल इंडोर्स कर दिया था तब भी उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती पेमेंट करने की। तो मेकर ऑफ द बिल एंड एक्सेप्टर ऑफ द बिल दोनों लायबल हैं पे करने के लिए हर हालात में। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ इंडोर्सर। When an endorser endorses and delivers a bill, the undertake that the bill endorsed by him shall be accepted and paid. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। अगर वो डिसऑनर हो जाता है he will compensate the holder or a subsequent endorser who is compelled to pay the amount. तो जो पेमेंट है वो सामने वाली पार्टी को करनी पड़ेगी, वो इंडोर्सर भी को भी पे करनी पड़ सकती है, या उससे जितनी पिछली पार्टीज हैं उसको पे करनी पड़ सकती है।
नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पास थ्रू सेवरल हैंड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। तो जितनी भी पार्टी होल्डर इन ड्यू कोर्स से पहले की बनती हैं वो सारी पार्टीज को होल्डर इन ड्यू कोर्स स्यू कर सकता है और उनसे पेमेंट है जो डिमांड कर सकता है। तो ये थी बेटा डिफरेंट पार्टीज ऑफ द जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन सी हैं और उनकी क्या लाइबिलिटीज हैं जो बनती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में। तो ये था हमारा आज का पार्टी से रिलेटेड टॉपिक बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।